स्वागत है आपका इस वीडियो में। और आज हम आपको कराने वाले हैं रिवीजन। देखो, जब आप रिवीजन करते हैं ना तो आप क्या करते हैं, थ्योरी पढ़ते हैं, उसके फार्मूले रिवाइज करते हैं, कॉपी को एक बार पलट लेते हैं जो हमने क्लास में कराया। अगर आप ऐसे रिवीजन करके एग्जाम देने वाले हो तो आप गड़बड़ कर रहे हो। देखो, ये एकेडमिक नहीं है, तुम्हारे 6, 7, 8 की पढ़ाई नहीं है कि एक बार थ्योरी देख ली और काम हो गया। कॉम्पिटिशन है, आपको क्वेश्चंस लगाने पड़ेंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, उसके कॉन्सेप्ट समझने पड़ेंगे। तो इस रिवीजन में हम आपको क्वेश्चन के साथ साथ उसका कॉन्सेप्ट बताएंगे ताकि हमारे क्वेश्चंस भी हो जाएं और साथ साथ हमारे कॉन्सेप्ट भी रिवाइज हो जाएं। तो रिवीजन करने का ये एक बेहतर तरीका होगा। तो साथ साथ आप भी करेंगे क्वेश्चन, पेन कॉपी निकालकर रेडी हो जाइए। और आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जिसका हम रिवीजन करने वाले हैं, वो है यूनिट डायमेंशंस और काइनेमेटिक्स के अंदर 1D। तो शुरू किया जाए, तैयार हैं? चलो भाई शुरू करते हैं। तो ये रहा आपके सामने पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन डायमेंशन से है। क्वेश्चन कह रहा है इफ डायमेंशन ऑफ ए एंड बी आर डिफरेंट देन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशन इज वैलिड। एक बार इसका कॉन्सेप्ट रिकॉल कर लेते हैं। देखो जरा क्या कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट ये है कि अगर हमारे पास कोई दो क्वांटिटी हो, जैसे मान लो मेरे पास कोई x एक फिजिकल क्वांटिटी है, y एक फिजिकल क्वांटिटी है, और दोनों सेम नेचर की है, यानी x लेंथ है, y भी लेंथ है, x टाइम है, y भी टाइम है, तो आप इनको जोड़ और घटा सकते हैं आसानी से, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर x और y डिफरेंट हैं तो आप इनको जोड़ घटा नहीं सकते। जैसे 2 घोड़े प्लस 2 गधे, कितना सर? नहीं जोड़ सकते, क्योंकि घोड़े अलग हैं, गधे अलग हैं, डिफरेंट क्वांटिटीज हैं। इसको हम कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। सेम काइंड ऑफ क्वांटिटीज को आप जोड़ सकते हो। जैसे मैं आपसे कहूं 2 मीटर प्लस 2 सेकेंड, ऐड कर सकते हो? नहीं कर सकते, एक तो लेंथ है सर और एक टाइम है। 2 मीटर प्लस 4 मीटर, हाँ सर 6 मीटर, ऐड कर सकते हैं। सेम काइंड ऑफ क्वांटिटी जोड़ सकते हो, घटा सकते हो। डिफरेंट काइंड ऑफ क्वांटिटीज को हम ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। टाइम को लेंथ के साथ थोड़ा ना सब्ट्रैक्ट कर लोगे यार। तो पहला पॉइंट हमें क्या याद रखना है कि सेम काइंड ऑफ क्वांटिटीज को हम ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। यहां लिख भी लेना अगर हिंदी में आपको लिखना हो। दूसरा पॉइंट हमें यह याद रखना है कि अगर डिफरेंट क्वांटिटीज है, जैसे याद करो वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकेंड। ऊपर मीटर, एग्जांपल देखो, ऊपर है मीटर और नीचे है सेकेंड। मीटर कैसी यूनिट है? मीटर तो लेंथ के लिए यूज करते हैं हम लोग, और सेकेंड हम किसके लिए यूज करते हैं? टाइम के लिए। तो दोनों डिफरेंट क्वांटिटीज हैं, लेकिन आप इनको डिवाइड कर सकते हो। यानी डिफरेंट क्वांटिटीज को हम जोड़ घटा नहीं सकते, बट डिवाइड कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ध्यान रहे, अगर मेरे पास कोई डिफरेंट क्वांटिटी ले लूं, चलो मैं ले लेता हूं P और Q, तो P और Q को हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, P और Q को हम डिवाइड कर सकते हैं, भले ही डिफरेंट क्वांटिटी है ना। जैसे याद कर लो, कुछ भी कोई भी यूनिट आप उठा लो, जैसे इंपल्स का यूनिट होता है न्यूटन इंटू सेकेंड, तो आपने दो डिफरेंट क्वांटिटी का मल्टीप्लीकेशन तो किया ना। तो मल्टीप्लिकेशन किया जा सकता है, डिवीजन किया जा सकता है डिफरेंट क्वांटिटीज का, बट ऐड और सब्ट्रैक्ट सेम काइंड ऑफ क्वांटिटीज ही होंगी। ये दो पॉइंट है, इनको आप नोट कर सकते हैं अपने नोट्स में। और देखो, और एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, ई की पावर हो, लॉग का फंक्शन हो, ई की पावर में कुछ भी लिखा हो, जैसे ई की पावर में कुछ भी यहां पर अल्फा लिखा हो, तो अल्फा शुड बी डायमेंशनलेस। अल्फा कैसा होना चाहिए? डायमेंशन लेस होना चाहिए। इस बात का अपने को ध्यान रहना चाहिए। ये देखो, कहीं पर लिखा हो लॉग का फंक्शन, चलिए मैं इधर लिख देता हूं, कहीं पर लिखा हो लॉग के साथ, यहां पर कुछ भी लिखा हो, कहीं पर आपका साइन का फंक्शन लिखा हो, ट्रिग्नोमेट्री में कुछ भी लिखा हो, यहां जो भी होने चाहिए वो सब डायमेंशन होने चाहिए। याद रखें, ई की पावर, लॉग, साइन, ट्रिग्नोमेट्री, कुछ भी हो, दैट शुड बी डायमेंशनलेस। अब आ जाओ क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या कह रहा है जरा देख लो। क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशन इज वैलिड। कौन सा ऑपरेशन वैलिड है? एक तरफ से देखो, ए और बी इन्होंने कैसी क्वांटिटी ले रखी है? डिफरेंट। तो भाई ए और ए डिफरेंट है तो तुम जोड़ तो सकते नहीं, घटा तो तुम सकते नहीं। ई की पावर में अगर तुमने डिफरेंट क्वांटिटी ले ली, जैसे मान लीजिए ए को ले लिया मीटर और बी को ले लिया सेकेंड, तो देखो ई की कुछ ना कुछ यहाँ पावर की डायमेंशन बन जाएगी, जो कि हमने मना किया अभी डायमेंशनलेस होना चाहिए। यानी ये तभी होगा जब ए और बी की डायमेंशन सेम होगी, ए और बी सेम क्वांटिटी होंगी, तभी तो ये डायमेंशनलेस बनेगा।
बट डिफरेंट क्वांटिटी हैं, आप इनको डिवाइड कर सकते हो। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ? व्हाट इज द आंसर? सो आंसर इज, बोलो क्या आंसर आया? इसका आंसर आ गया सर आंसर नंबर 1। दिस इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने बेहद आसान है। क्वेश्चन कह रहा है इफ ई एंड जी रिस्पेक्टिवली डिनोट एनर्जी एंड ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, तो आपको इनका डायमेंशन बताना है। तो बड़ा सिंपल है, ई और जी देखो जरा, ई की डायमेंशन, एनर्जी की डायमेंशन हम सबको याद होती है mL2T-2, और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट ये तो याद ही होगा, क्या होता था? F इज इक्वल टू कैपिटल G m1m2 अपॉन r स्क्वायर, है ना? बोलो क्या फोर्स की डायमेंशन आती है अपने को? बिल्कुल आती है सर, mLT-2, और G तो सर पता नहीं, और ग्रेविटेशन यहाँ m1m2 को लिखोगे तो क्या बन जाएगा? m2, नीचे क्या बन जाएगा? L2। थोड़ा सा सॉल्व करके लिख दो इसको, देखो एक m से m खत्म कर दो और l को उधर ले जाओ, तो g की डायमेंशन अपने पास कितनी बन गई? g बन गया, देखो कितना बना, m नीचे गया उधर गया, -1 हो गया, L3 और T-2, ये आ गई g की डायमेंशन। बड़ी सिंपल है, 10 सेकंड में बना देंगे आप। बोलो है कि नहीं है? m से m उड़ा दो, एक m नीचे आएगा, ऊपर माइनस में चला जाएगा, तो ये वैल्यू वहाँ रख दो उठाकर, बताओ जरा क्या बनेगी? m-1 L3 और बोलो क्या था? T-2। इसको सॉल्व कर दो, देखिए ऊपर L जाएगा, m की -1 ऊपर पावर जाएगी तो m+2 हो जाएगा, है ना? L ऊपर जाएगा तो -1 बनेगा और T2 उड़ जाएगा। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? ये ऑप्शन मैच कर रहा है ऑप्शन नंबर 1। सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। था आसान? बिल्कुल आसान था। नेक्स्ट मूव करते हैं। तो अगला सवाल है आपके सामने, अभी का ताजा ताजा आया हुआ क्वेश्चन, देखो जरा 24 का क्वेश्चन है अभी, है ना? एक रिलेशन हमारे सामने दिया गया है, t इज इक्वल टू α(x² + βx। अल्फा बीटा को कांस्टेंट लेकर चलना है, हमको रिलेशन बताना है एक्सेलेरेशन और वेलोसिटी के बीच। तो किया जाए, देखें जरा, क्वेश्चन में दिया गया है t इज इक्वल टू α(x² + βx। सोच कर देखो, अगर हम टाइम को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दें तो मुझे क्या मिलेगा? क्या 1 अपॉन वेलोसिटी मिलेगा? अरे भाई वेलोसिटी इज इक्वल टू dx/dt होता है ना, तो यहां पर ये टाइम का टर्म में दिया गया था तो हम इसको उल्टा करके लिख दिए, है ना? तो बताओ जरा क्या मिलेगा? ये मिलेगा 2α(x + β डिफरेंशिएट करने पर। तो वेलोसिटी की वैल्यू क्या मिल गई? वेलोसिटी मिला 1/2α(x + β। ये आ गई हमारे पास वेलोसिटी की वैल्यू। बट हमें तो एक्सेलेरेशन भी चाहिए और हमें बाद में इनको रिलेट भी करना है आपस में, तभी तो हम इन ऑप्शंस में ढूंढ पाएंगे। तो देखो, अगर हम देखें कि v जो है वो हमारा x का फंक्शन है, v हमारा टाइम का फंक्शन नहीं है। टाइम के टर्म में तो आपने पहले हमें समझाया था, उसको तो हमने बना लिया। v किसका फंक्शन है? x का। और अगर v x का फंक्शन हो तो ध्यान रहे एक्सेलेरेशन का फार्मूला हम लिखते हैं a इज इक्वल टू v dv/dx। ये फार्मूला इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसको अपने को ध्यान रखना चाहिए। v dv/dx यानी हम dv/dx करेंगे और फिर उसका v से मल्टीप्लाई कर देंगे। आ जाओ जरा v dv/dx एक बार करके देखते हैं, कहीं अलग से। इधर देखिए जरा थोड़ा नीचे, इसको dv/dx की वैल्यू मैं निकाल रहा हूं, यानी इस फंक्शन को कर रहा हूं डिफरेंशिएट। करते हैं जरा, आ जाओ। क्या होगा? एक तो आप देखो यहां पर, देखो इसको हम लिख सकते हैं 2α(x + β की पावर -1, और डिफरेंशिएट करोगे तो -1 आगे आ जाएगा, एक पावर और कम होगी तो ये टर्म बनेगा, जाके नीचे लिख देता हूं इसका सीधा 2α(x + β, और एक पावर और कम हुई थी इसलिए आ गया नीचे, है ना? और अंदर का डिफरेंशिएशन करोगे, ऐसे तो करते हैं, पावर आगे लाते हैं, एक पावर और कम करते हैं, तो एक पावर और कम करोगे तो यहाँ -2 हो जाएगा, और उसको मैंने नीचे लिख दिया इसलिए प्लस में हो गया। अंदर का डिफरेंशिएशन करो तो क्या बचेगा? 2α बचेगा, तो ये लो 2α आ गया, है ना? इसको थोड़ा और सही से लिखते हैं, -2α, और साथ साथ में क्या लिखा है? 1/2α(x + β और इसका होल स्क्वायर। ध्यान से देखो, 1/α(x + β का स्क्वायर, मतलब किसका स्क्वायर लिखा है? v का स्क्वायर लिखा है, और ये क्या लिखा है? -2α। ये वैल्यू इसकी जो dv/dx की वैल्यू उठाई उसको यहाँ रख दो, देखो क्या बनेगा? ये बनेगा v और इंटू -2α, और इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं? देखो जरा, इसकी जगह तो हम फिर से v लिख सकते हैं ना यार,
और स्क्वायर लगा देंगे उसके ऊपर, तो ये क्या बन जाएगा, वी स्क्वायर। तो अल्फा इज इक्वल टू क्या आ गया, -2 अल्फा वी क्यू। थोड़ा सा आपको 1-2 मिनट लगने वाले थे और आप इसको सॉल्व कर लें। दोबारा देखो, हमने टाइम को एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करा, उससे मुझे वेलोसिटी मिल गई, भले ही उल्टा मिला, फिर हमने सीधा कर लिया उसको, फिर एक्सेलेरेशन बना लिया, है ना। तो 2 बार आपको डिफरेंशिएट करके ये रिजल्ट लाकर दिखाना था। तो ये था अभी 2024 का क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 देखें जरा। द इक्वेशन ऑफ वेव इज गिवन वेयर ओमेगा इज एंगुलर वेलोसिटी, वी इज द लीनियर वेलोसिटी। अब किसकी डायमेंशन पूछा उसने, के की। तो देखो बहुत सिंपल है, y इज इक्वल टू आप लिख दो a साइन और ओमेगा का अंदर कर दो मल्टीप्लाई, क्या आएगा, ओमेगा एक्स बाई वी और माइनस ओमेगा इंटू के, ये बनेगा आपका मल्टीप्लाई करने पर। अब ध्यान से देखो, क्या ये पूरा का पूरा एंगल है, हाँ सर। और हमने शुरुआत में ही पहले क्वेश्चन में आपको बताया था कि साइन का एंगल, कॉस का एंगल, किसी भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में अंदर एंगल जो लिखा हो दैट शुड बी डायमेंशनलेस, यानी ये टर्म डायमेंशनलेस होना चाहिए और जो उससे घटाया गया वो भी डायमेंशनलेस होना चाहिए, यानी ओमेगा इंटू के शुड बी डायमेंशनलेस। और ओमेगा को तो आप सब जानते हैं, ओमेगा इज इक्वल टू होता है 2π/t। तो ओमेगा की डायमेंशन क्या होती है बताइए जरा, ओमेगा की डायमेंशन होगी 1/t, यही तो होगी ना ओमेगा की डायमेंशन भाई, 2π की तो कोई डायमेंशन ही नहीं, और नीचे लिखा है टाइम, टाइम की डायमेंशन होती है। तो सोचो अगर ओमेगा की डायमेंशन 1/t है और इस पूरे को डायमेंशनलेस बनाना है, भाई इसकी डायमेंशन है 1/t और इसको डायमेंशनलेस बनाना है, तो इसकी डायमेंशन अगर 1/t है तो इसकी डायमेंशन हम t कर दें तो क्या डायमेंशनलेस बन जाएगा, हाँ बिल्कुल, यही तो बनाना था अपने को। क्या बन जाएगी डायमेंशन इसकी, t0 m0 l0, यही तो बनाना था मेरे को। तो बताओ k की क्या डायमेंशन लिखी हमने, t, तो एक ही ऑप्शन अपना दिख रहा है। 40 सेकंड का क्वेश्चन था ये, हो गया अपना, है ना। ध्यान क्या रखना है, साइन कॉस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में जो एंगल लिखे होते हैं उनकी डायमेंशन क्या होती है, कुछ नहीं, 0, डायमेंशनलेस। और उनके डायमेंशनलेस उनको बनाना होता है अपने को। जैसे ओमेगा के पास डायमेंशन थी तो के के पास भी डायमेंशन होगी, और क्या होगी के पास डायमेंशन, वो हमने यहाँ पर बना के आपके सामने दिखा दी। कोई भी नंबर दे सकते थे हम, कुछ भी, ठीक है, ABCD, यहाँ पर कुछ भी लिखा है, कंफ्यूज मत हो, डायमेंशनलेस बनाओ बस। क्वेश्चन नंबर 5, इफ फोर्स एंड वेलोसिटी टाइम आर टेकन एज फंडामेंटल यूनिट्स देन डायमेंशंस ऑफ मास, यानी हमको मास की डायमेंशन बतानी है लेकिन हमें इनको फंडामेंटल मानना है। तो जब भी कोई ऐसा क्वेश्चन आए कि मास को आप इनके टर्म में एक्सप्रेस करके दिखाओ, किसी के भी टर्म में एक्सप्रेस करने को, दिखाने को बोले, तो करने का तरीका क्या है, करने का तरीका यह है कि जिस क्वांटिटी को दिखाना हो, जैसे मास को दिखाना है तो इधर लिख दो मास, किसके टर्म में दिखाना है, फोर्स के टर्म में, तो फोर्स का प्रोपोर्शनल लगा के लिख दो। और किसके टर्म में दिखाना है, वेलोसिटी के टर्म, तो वेलोसिटी का टर्म लिख दो। और किसके टर्म में दिखाना है, टाइम के टर्म, टाइम का टर्म लिख दो। और इनकी पावर्स लगा दो, क्योंकि कैसे डिपेंडेंसी है ये हमें अभी पता नहीं, तो इनकी पावर मान लो, पहले की A, दूसरे की B और तीसरे की पावर मान लो C। फिर इसके बाद क्या करो, फिर इसके बाद यहाँ पर लेफ्ट हैंड और राइट हैंड में सारी डायमेंशंस लिखो। आप चाहो तो यहाँ प्रोपोर्शनल हटा के कांस्टेंट भी लगा सकते हो, ठीक है। ये देखो मैं यहाँ से प्रोपोर्शनल हटा के एक कांस्टेंट लगा देता हूँ, और आप सब जानते हैं कि उस कांस्टेंट की कोई डायमेंशन नहीं है। तो ऐसे सबसे पहले आप लिख लें, और ये लिखने का तरीका क्या है, डिपेंडेंसी, ये क्वेश्चन बताएगा कौन किस पे डिपेंड कर रहा है, किसके टर्म में मुझे दिखाना है। जैसे यहाँ पर फोर्स वेलोसिटी टाइम के टर्म में दिखाना था तो मैंने फोर्स वेलोसिटी टाइम के टर्म में लिख दिया। अब देखिए जरा, अब आप डायमेंशंस लिखिए, पहले लेफ्ट की फिर राइट की, क्या होगी, मास की डायमेंशन m, है ना। चाहे तो ब्रैकेट लगाएं, वरना अपन कैलकुलेट कर रहे हैं तो ब्रैकेट बाद में लगा लेंगे, कोई ज़रूरी नहीं है ना। फोर्स की डायमेंशन mlt-2, वेलोसिटी की डायमेंशन lt-1 और टाइम की डायमेंशन t। फोर्स में a पावर लगानी है, वेलोसिटी में b पावर लगानी है, और टाइम में c पावर लगानी है। लगा देते हैं ज़रा पावर, पावर आगे भी आ जाएगी, तो यहाँ आ गई a पावर, यहाँ आ गई a, यहाँ आ गई a, यहाँ b और यहाँ भी b और यहाँ आ गई c। a वाले सारे टर्म एक साथ लिख दो तो क्या बनेगा ज़रा देखो, m कहीं और है क्या इसमें पूरे में, नहीं है ना, तो केवल m लिखा रहने दो, m की पावर a।
इधर देखो L की पावर यहाँ A है और यहाँ B है, तो अगर सेम बेस है तो पावर जुड़ जाती है, तो ये बन जाएगा LA प्लस B। और ऐसे ही टाइम को ज़रा देखो तो बनेगा -2A -B और प्लस C। ये देखिए हमने सारी टाइम की पावर इकट्ठी कर दी, लेंथ की पावर इकट्ठी कर दी, और मास में केवल एक ही था एक टर्म तो वो हमने लिख दिया। इस साइड देखिए, इधर केवल मास है और मास की पावर है कितनी 1, बाद बाकी इधर कुछ और है नहीं। लेफ्ट में अगर आप देखें तो केवल मास है, लेंथ है नहीं, टाइम है नहीं। बस ऐसे लिखने के बाद देखो क्या किया, बहुत 2 स्टेप में हो गया। पहले डिपेंडेंसी लिख दी, फिर कुछ पावर में कन्वर्ट कर लिया, और ऐसे लिखने के बाद सिंपल सा m की पावर कंपेयर कर दो, l की पावर कंपेयर कर दो, t की पावर कंपेयर कर दो, बस इतना सा काम करना है और देखना रिजल्ट आपके सामने होंगे। देखो जरा यहाँ पर m की पावर कंपेयर करो तो इधर लिखा है a और इधर लिखा है 1, l की पावर में है a प्लस बी और इधर क्या लिखा है 0। ऐसे टाइम की पावर देख दो तो क्या बनेगा, a इज इक्वल टू आ गया 1। l की पावर देखो तो a प्लस बी इज इक्वल टू क्या आ रहा है 0। तो भाई अगर a प्लस बी इज इक्वल टू 0 और a 1 है तो b क्या आ गया -1। बोलो आ गया ना। अब c अगर निकालना है तो वो भी निकाल सकते हैं, -2b -2a और -b प्लस c इज इक्वल टू, उधर पावर कितनी है 0। इसमें a की वैल्यू डाल दो, a की वैल्यू है 1 तो -2 हो गया, b डालोगे -1 तो +1 और प्लस c इज इक्वल टू 0। बताइए कितना आएगा, c इज इक्वल टू आ जाएगा 1। अब हमारे पास सारे रिजल्ट है, c की पावर है, b की वैल्यू है, a की वैल्यू, ये वैल्यू यहाँ रख दो और रिजल्ट आ गया। a की वैल्यू कितनी है 1, b की वैल्यू कितनी है -1, t की वैल्यू कितनी है 1। कौन मैच कर रहा है देख लो, इनमें से कौन मैच कर रहा है, ये मैच कर रहा है ये, ठीक है। तो ये अपना करेक्ट ऑप्शन हो गया। तो ये तरीका होता है जब कभी कोई डिपेंडेंसी वाला क्वेश्चन आए तो इस तरीके से ये अप्रोच है उसको हैंडल करने की। बढ़े आगे, आसान है, बेहद आसान है, डायमेंशन तो सबसे आसान टॉपिक है। अगला सवाल आपके सामने आपका मोरल अप करने के लिए 2023 का क्वेश्चन है ये, है ना, इवनिंग शिफ्ट का। बड़ा आसान सस्ता सा सवाल है, देख लो जरा। द डिस्टेंस ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट इज गिवन, एस की इक्वेशन दी गई हमें, आगे क्या कह रहा है, द इंस्टेंटेनियस स्पीड एट t इज इक्वल टू 5 सेकेंड। यानी आपको एस टी इक्वेशन दी और इंस्टेंटेनियस स्पीड पूछ रहा है, तो क्या करेंगे बताओ जरा। हम जानते हैं v इज इक्वल टू होता है dx बाई डी टी या ds बाई डी टी। सिंपल डिफरेंशिएट मारना है और कुछ नहीं करना है। बोलो इतना सस्ता इतना आसान सवाल, कई बार मेंस में ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो बहुत ईजी होते हैं। तो भाई यहां पर देखो जरा, v इज इक्वल टू डिफरेंशिएट कर दिया इसको तो पावर कहां जाती है आगे, तो कितना बन गया 5t, और हमें कब चाहिए 5 सेकंड पर चाहिए, तो इसमें 5 सेकंड डाल दो तो कितना हो गया 25 मीटर पर सेकंड। यानी ये रहा अपना करेक्ट आंसर। ये टाइम बचाने वाले क्वेश्चन है ताकि आप कोई अच्छा क्वेश्चन मिले तो उसमें टाइम दे सको। बड़ा बैलेंस्ड पेपर होता है। कुछ क्वेश्चन होते हैं जो देखते ही टिक खत्म, 20-30 सेकंड भी नहीं लगने वाले, उसमें पढ़ा और कर दिया। लेकिन हाँ पेशेंस के साथ, जल्दबाजी मत करना कि क्वेश्चन पढ़ा और मार दिया और गलत वाला ऑप्शन टिक करके खुश हो गए, है ना। लेकिन कुछ क्वेश्चन होते हैं ठीक ठाक अच्छे क्वेश्चन होते हैं जिनमें टाइम देना पड़ सकता है, तो कहीं से टाइम, कहीं पर टाइम बचेगा तो कहीं पर टाइम लगेगा। ये बैलेंस्ड है। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए जरा। फोर्स की एक इक्वेशन दी गई है वेयर टी इज द टाइम, डायमेंशन ऑफ ए एंड बी चाहिए। तो हमने आपको शुरू में ही बताया कि सेम काइंड ऑफ क्वांटिटीज को आप जोड़ और घटा सकते हो और उन्हीं को आप इक्वल भी कर सकते हो, है ना। मीटर को मीटर के ही तो इक्वल कर सकते हैं। तो देखो यहां पर ये जो भी टर्म होगा इसकी डायमेंशन, ये जो भी टर्म होगा इसकी डायमेंशन, और इधर देखो लेफ्ट में जो टर्म लिखा इनकी डायमेंशंस इक्वल होनी चाहिए, तभी ये इक्वेशन सही होगी, नहीं तो ये इक्वेशन सही नहीं होगी। तो AT की डायमेंशन फोर्स के बराबर होनी चाहिए, BT स्क्वायर की डायमेंशन भी फोर्स के बराबर होनी चाहिए। तो तोड़ना शुरू करते हैं। AT की डायमेंशन जो भी होगी वो फोर्स के डायमेंशन के बराबर होनी चाहिए, डायमेंशनली ये फोर्स के बराबर होना चाहिए। तो A और टाइम की डायमेंशन T और फोर्स की डायमेंशन MLT-2। तो बोलो A की डायमेंशन क्या आ गई, A की डायमेंशन आ गई MLT-3। ऐसी ही BT स्क्वायर डायमेंशनली किसके बराबर होना चाहिए, फोर्स के।
बिल्कुल सर, mlt-2, और इधर देखिए टाइम की इक्वेशन क्या है, t2। ये देखो सॉल्व कर दो ज़रा, b की डायमेंशन क्या मिलेगी, mlt-, बोलो नीचे जाके ऊपर चला जाएगा तो t-4। ये आ गई a की डायमेंशन, ये आ गई b की डायमेंशन। देख लीजिए कौन सा करेक्ट ऑप्शन है। तो देख लो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ये रहा अपना करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 8। इफ द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज गिवन v इज इक्वल टू at प्लस bt स्क्वायर, a and b आर कॉन्स्टेंट्स, देन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई इट बिटवीन 1 सेकेंड एंड 2 सेकेंड। तो आपको देखो वेलोसिटी टाइम का फंक्शन दिया गया है और आपको चाहिए डिस्टेंस ट्रेवल। और यहाँ एक चीज़ और नोटिस करने वाली है कि वेलोसिटी टाइम का फंक्शन तो है लेकिन कहीं पर निगेटिव नहीं है। इसका मतलब टाइम की तुम जो भी वैल्यू डालते जाओगे 1 2 3 4 5 हमेशा वेलोसिटी रहेगी पॉजिटिव। और क्वेश्चन ने अगर हमसे डिस्टेंस पूछा है तो अगर कोई भी बॉडी एक ही डायरेक्शन में चलता चला जाए, मुड़े ही ना बिल्कुल, उसके वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज ही ना हो, तो जो डिस्टेंस होगा वही डिस्प्लेसमेंट होगा, है ना। यानी ये क्वेश्चन बहुत टफ नहीं है, लेकिन कुछ बातें अपने को याद कर लेनी चाहिए। क्या, जैसे xt, vt और at, इनको अगर आप डिफरेंशिएट करो, यानी xt को डिफरेंशिएट करो तो वेलोसिटी टाइम का रिलेशन मिलता है, वेलोसिटी टाइम को डिफरेंशिएट करो तो एक्सेलरेशन टाइम का रिलेशन मिलता है। यानी डिफरेंशिएट करने पे हम नीचे आते हैं, इंटीग्रेट करने पे हम ऊपर जाते हैं। at इक्वेशन को आप इंटीग्रेट करोगे तो आपको चेंज इन वेलोसिटी मिलता है। देखो जरा, देखो ध्यान से देखो इस चीज को, at को इंटीग्रेट करो चेंज इन वेलोसिटी, vt को इंटीग्रेट करो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, चेंज इन पोजीशन। और चेंज इन पोजीशन क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट। लेकिन यहां पर तो एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, इसलिए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, सेम। तो अगर आपके सामने vt रिलेशन है और हम आपसे डिस्प्लेसमेंट पूछें तो आप आसानी से हमें बता सकते हैं। क्या करेंगे, उसको इंटीग्रेट करेंगे। ध्यान रहे, नीचे डिफरेंशिएट करते हैं उतरने पे और ऊपर जाते हुए इंटीग्रेट करते हैं। तो फटाफट शुरू हो जाते हैं भाई, करते हैं इसको इंटीग्रेट। हमारे पास दिया गया v इज इक्वल टू at प्लस bt स्क्वायर, और हम सब जानते हैं v इज इक्वल टू होता है dx बाई dt। आप इसको लिख सकते हैं dx इज इक्वल टू v dt। और देखो vt को इंटीग्रेट करने से क्या मिलेगा, डिस्प्लेसमेंट। करते हैं इंटीग्रेट, आ जाओ भाई शुरू हो जाओ, देखते हैं इंटीग्रेशन क्या आएगा। इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो ये बनेगा a और ये आ जाएगा t स्क्वायर बाई 2 और ये बनेगा bt क्यूब बाई 3, ये आ जाएगा इंटीग्रेशन। और जो डिस्प्लेसमेंट है वही डिस्टेंस होगा, क्यों, क्योंकि वेलोसिटी एक ही डायरेक्शन में है, पॉजिटिव है वेलोसिटी। ठीक है, सवाल ने बहुत घुमाया नहीं, हमें सीधा सीधा पूछा हमसे। तो ये हो गई अपने पास s की वैल्यू। अब देखो हमसे कहाँ तक डिस्टेंस उसने पूछा है, हमसे उसने जो डिस्टेंस पूछा है वो 1 सेकेंड से लेकर 2 सेकेंड के बीच पूछा है। तो आप सबसे पहले टाइम की जगह 1 सेकेंड डाल दो, क्या मिलेगा बताओ जरा, मिलेगा a बाई 2 प्लस b बाई 3 1 सेकेंड पर। 2 सेकेंड पर क्या मिलेगा, a बाई 2 इंटू स्क्वायर करोगे तो कितना बनेगा 4। टाइम की वैल्यू 2 सेकेंड डालिए ना आप, ये वैल्यू यहाँ टाइम की जगह डालिए, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा b बाई 3 और टाइम का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 8। ठीक है, इसको थोड़ा सा सॉल्व करके लिख सकते हैं अपन। और इनको अगर अपन सबट्रैक्ट कर दें, किसको, हमें कहाँ से कहाँ तक चाहिए, 2 सेकेंड से लेकर 1 सेकेंड के बीच में, तो हमें जो वैल्यू चाहिए वो वैल्यू है s2 माइनस s1 की। आते हैं जरा सबट्रैक्ट करते हैं, ये बना 2a से आप घटाइए a बाई 2 तो बनेगा 3a बाई 2 और यहाँ क्या आ रहा है, यहाँ आ रहा है 8 बाई 3 और यहाँ आ रहा है 1 बाई 3, तो ये बनेगा जाके 7 बाई 3, है ना, प्लस में आएगा 7 बाई 3b। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर बी मैच कर रहा है। तो थोड़ी सी कैलकुलेशन थी और हल्का सा आपको रिकॉल करना था कि किसको इंटीग्रेट करने पर क्या मिलता है। कहीं पर कॉपी में ऐसे लिख दो एक बार, xt vt at, इंटीग्रेशन नीचे से ऊपर और डिफरेंशिएशन ऊपर से नीचे। ठीक है, तो ये रहा अपना रिजल्ट। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन कह रहा है अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स विद स्पीड u, the distance covered during the last t second of its ascent, ascent मतलब ऊपर जाते समय। ये 4 ऑप्शंस हैं। ठीक है, आओ कॉन्सेप्ट को रिवाइज कर लेते हैं हल्का सा। देखो जरा, एक बॉल लेते हैं और उसको ऊपर की तरफ फेंकते हैं। भाई बॉल ऊपर कुछ हाइट तक जाती है, मोशन अंडर ग्रेविटी में अपन ने पढ़ा था, और जब बॉल मैक्सिमम हाइट पर जाती है तो उसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, 0। ऊपर जाना एसेंट है और नीचे आना डिसेंट है।
डाउनफॉल होना, नीचे होना। एक्सेलेरेशन ग्रेविटी है जो कि नीचे की तरफ काम कर रहा है। अच्छा मुझे एक बात बताना, बॉल जब ऊपर से नीचे आ रही होती है तो अगर मैं तुमसे कहूं कि बेटा बस बॉल नीचे आ रही है, इतने में मुझे टी टाइम में बताओ बॉल कितना नीचे आ गई, तो यहां से यहां तक नीचे आने में आप उसका डिस्प्लेसमेंट बता सकते हैं टी टाइम में? बिल्कुल बता सकते हैं सर। यहां वेलोसिटी 0 है, बॉल आ रही है नीचे, और टी टाइम में आपको बताना है तो क्या लिखेंगे? एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से देखो तो हाफ जी टी स्क्वायर ही तो होगा। अरे जी नीचे ही काम कर रहा है, सिंपल नीचे की तरफ बॉल ऊपर रुकने के बाद जब नीचे आती है तो टी टाइम में कितना नीचे आएगी? सर टी टाइम में बॉल नीचे आती है, कितना आती है? हाफ जी टी स्क्वायर ऊपर रुकने के बाद। तो जितना जाने में टाइम लगता है उतना आने में टाइम लगता है। बोलो यही तो पढ़े थे मोशन अंडर ग्रेविटी में। तो भाई ऊपर से नीचे आने में टी टाइम लगाओ, टी टाइम में चल कितना गया? हाफ जी टी स्क्वायर। तो उतने ही टाइम में ऊपर जाने में भी तो इतना ही चलेगा, लास्ट वाला टी सेकेंड। ये देखो यहां पर ये पहला टी सेकेंड उतरने में, और जाने में कौन सा होगा? लास्ट वाला टी सेकेंड होगा। तो जाते समय आखिरी वाले टी सेकेंड में जो ये चलने वाला है वो कितना चलने वाला है? हाफ जी टी स्क्वायर, क्योंकि उतरते समय टी सेकेंड में कितना उतरेगा? हाफ जी टी स्क्वायर। याद रखें किसी भी बॉल को जब तुम ऊपर फेंकते हो तो जो लास्ट टी होता है, आखिरी वाला सेकेंड है ना, आखिरी वाला टाइम, उस आखिरी वाले टाइम में हम कितनी डिस्टेंस चल रहे होते हैं? हाफ जी टी स्क्वायर चढ़ते समय भी और हाफ जी टी स्क्वायर उतरते समय भी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया? हाफ जी टी स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 10, a bus is traveling the first 1/3 distance at a speed of 10 km per hour. The next 1/3 speed जो दिया गया है वो दिया गया है 20 km per hour, and the last 1/3 60 km per hour. The average speed of the bus, यानी बस की हमें चाहिए एवरेज स्पीड। तो इसके लिए हम एक आसान सा फिगर बना लेते हैं। यहाँ पर ये मान लेते हैं बस को जाना है ए से लेकर बी तक, और जैसा इसने 1/3 किया है तो हम इसके 3 पार्ट कर लेते हैं। ये देखो हमने इसके 3 पार्ट कर लिए। पहले पार्ट की लेंथ ले लेते हैं x, दूसरे के भी x और तीसरे के भी x। यहाँ से यहाँ टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई? 3x। अब ये जो कवर किया इसने ये 10 की स्पीड से कवर किया। तो भाई अगर यहाँ 10 की स्पीड से कवर करा तो मैं इतने में टाइम तो निकाल सकता हूँ ना, क्योंकि हमको चाहिए एवरेज स्पीड। और एवरेज स्पीड आपको याद होगा, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू फार्मूला होता है टोटल क्या फार्मूला होता है? टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाई टोटल टाइम। सिंपल सा फार्मूला, टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाई टोटल टाइम। यानी जर्नी की टोटल डिस्टेंस देख लो और जर्नी का टोटल टाइम देख लो, बस। तो भाई यहां बताओ कितनी स्पीड से चला? 10 की स्पीड से। तो टाइम यहां कितना लगा होगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ऐसे हर जगह का टाइम लिख लो। यहां का टाइम देखो मैं अलग कलर से लिख देता हूं। यहां का टाइम x/10 आवर में रहने दो उसको, क्योंकि आंसर भी किलोमीटर पर आवर में है। यहाँ का टाइम x/20, यहाँ का टाइम x/60। ये सारे के सारे टाइम लिख दिए मैंने। अब क्या करना है? कुछ नहीं, एवरेज स्पीड चाहिए। एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस 3x अपॉन टोटल टाइम, x/10, x/20 और x/60। थोड़ा सा देखो, यहाँ से x आप कॉमन लेके, ये देखो ये x उड़ गया है ना। और देखो, और थोड़ा सा सॉल्व करते हैं इसको। नीचे से 1/10 को बाहर निकाल लेते, तो अंदर बचेगा 1 + 1/2 और 1/6 है ना। ये 10 ऊपर ले जाओ तो ऊपर 30 बन जाएगा, तो ये आ गया 30। और नीचे क्या आएगा? इसमें से एलसीएम आएगा 6, तो इधर आएगा 6, इधर आएगा 3, इधर आएगा 1, तो ये बन जाएगा 10। तो 10/6, 6 ऊपर ले जाओ, ठीक है। तो ऊपर बन गया कितना? 180/10, 18 बन गया है ना। ये आ गया अपने पास आंसर। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? 6 नंबर। तो ये क्वेश्चन नंबर 10 था, बेहद आसान। बस आपको हल्का सा याद दिलाना था, इसलिए हमने इस क्वेश्चन को रखा है इस सीरीज में। क्वेश्चन नंबर 11, क्या कह रहा है क्वेश्चन? अ बॉडी इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ करेक्टली रिप्रेजेंट द वेलोसिटी वर्सेस टाइम। 2017 का क्वेश्चन है। ये 4 रहे आपके सामने ऑप्शन, ठीक है। चलो मैं थोड़ा सा आपको पुरानी बातें याद दिला देता हूँ। क्या हैं वो बातें? देखो, एक तो ऐसे लिख दो, xt, vt
AT, ठीक है। और अगर मैं नीचे की तरफ ऐसे एरो बना दूं तो समझ जाना सर बात कर रहे हैं XT से VT जाने की या VT से AT जाने की। देखो XT रिलेशन, XT ग्राफ हो उसका तुम स्लोप ले लो तो वेलोसिटी की जानकारी मिल जाएगी, वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया हो उसकी तुम स्लोप ले लो तो एक्सेलेरेशन की जानकारी मिल जाएगी। यानी अगर आपको स्लोप लेना हो तो आप नीचे चले जाएं, ये देखो। और याद है हमने क्या बताया था, XT को डिफरेंशिएट करो तो वेलोसिटी और वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करो तो एक्सेलेरेशन, यानी डिफरेंशिएशन और स्लोप एक ही तरह चलते हैं। उल्टा उल्टा बना दो एरो जरा ऐसे, तो उल्टा करने पे हमको मिलता है एरिया, और एरिया हमको क्या देता है जरा देखना, AT ग्राफ का एरिया देता है वेलोसिटी की जानकारी, VT ग्राफ का एरिया देता है डिस्प्लेसमेंट की जानकारी, और एरिया का लेना देना किससे है, इंटीग्रेशन से। स्लोप का लेना देना किससे है, डिफरेंशिएशन से। ये देखो, तो इतनी सी बात को कहीं की पॉइंट की तरह लिख लो, याद रहे ये बात। स्लोप कॉन्सेप्ट, एरिया कॉन्सेप्ट। AT ग्राफ का एरिया वेलोसिटी की जानकारी, VT ग्राफ का एरिया डिस्प्लेसमेंट की जानकारी, और जो एरिया करता है वही इंटीग्रेशन करता है। इंटीग्रेशन का मतलब ही होता है एरिया निकालना। तो भाई अब हम आते हैं इस क्वेश्चन पर। ये तो हमने की पॉइंट की तरह लिख लिया कहीं पर। अब मुझे एक बात बताओ, बॉल को कहाँ फेंकना है, बॉल को फेंकना है ऊपर, ऐसे देखो क्वेश्चन कह ही रहा है बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड। अब बॉल मैंने फेंक दी ऊपर, विद कुछ वेलोसिटी हमने ऊपर फेंका, और ऐसे देखो बॉल ऊपर जाएगी ऊपर जाएगी ऊपर जाएगी, और फिर मैक्सिमम पर जब पहुंचेगी तो उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0। यानी यहां उसकी वेलोसिटी धीरे घटते 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 हो गई 0। शुरुआत में उसके पास कुछ वेलोसिटी थी, और फिर देखो फिर वेलोसिटी बढ़ना शुरू हुई, और फिर देखो वही मैक्सिमम अचीव हो गई, लेकिन जाते समय ऊपर है और आते समय नीचे है, यानी साइन चेंज हुआ है। यानी ऊपर अगर हम प्लस ले रहे हैं तो आते समय माइनस में है, एक ही साइन में नहीं है। एक तो ये हमें पता लग गया। दूसरा, ये जो मोशन हो रहा है इसमें एक्सेलरेशन जो भी है, एक्सेलरेशन g है और वो कांस्टेंट है। एक्सेलरेशन कैसा है, कांस्टेंट है, यानी एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। तो भाई जो VT ग्राफ होना चाहिए उसका स्लोप जो हो वो कांस्टेंट हो, स्लोप चेंज नहीं होना चाहिए। VT ग्राफ का स्लोप हमें क्या देता है, एक्सेलरेशन की जानकारी, और एक्सेलरेशन कैसा है, कांस्टेंट। तो VT ग्राफ की स्लोप कॉन्सेप्ट होनी चाहिए, कांस्टेंट होनी चाहिए, दैट शुड नॉट बी चेंज्ड। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है आपको जिसमें स्लोप ना बदले? स्लोप किसकी नहीं बदलती, स्ट्रेट लाइन की। स्ट्रेट लाइन की एंगल हमेशा सेम ही रहता है, तो एक ही ऑप्शन हमें दिख रहा है जिसका एंगल हमेशा एक ही है, और नेगेटिव स्लोप भी है, इसलिए भी अपने को पता चल रहा है कि एक्सेलरेशन जो है वो नीचे लगता है और उसको हम नेगेटिव में देते हैं। यहां पर देखो इन्होंने ग्राफ तो नीचे बनाया लेकिन इन्होंने यहां पे स्लोप बदल दी, ये देखिए। तो कई बच्चे इसके साथ भी कंफ्यूज होंगे कि पहले स्पीड थी फिर घटते घटते 0 हो गई, और फिर देखो स्पीड फिर नेगेटिव हो गई। नहीं, इसमें स्लोप चेंज हो गई है, स्लोप फिक्स रखनी है। क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। ये देखो, ये तो इन्होंने पॉजिटिव में ही बना दिया, ये तो कह रहे हैं वेलोसिटी हमेशा पॉजिटिव ही रहेगी। यहां पर भी देखो ग्राफ पॉजिटिव में बन गया, तो ये ऑप्शन तो करेक्ट हो ही नहीं सकते। तो एक ही करेक्ट ऑप्शन है और ये रहा अपना सही आंसर। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 12 देखो जरा, इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज शॉट फ्रॉम द बॉटम ऑफ अलोंग इंक्लाइन प्लेन, एंगल कितना रखा, 60 डिग्री। आगे पढ़ें, इट कैन ट्रेवल डिस्टेंस x1 अलोंग द प्लेन, बट व्हेन इंक्लिनेशन इज डिक्रीजेज टू 30 डिग्री, यानी पहले इन्होंने किसी इंक्लाइन प्लेन का इंक्लिनेशन रखा 60 डिग्री और फिर उसको कितना कर दिया, 30 डिग्री, एंड द सेम ऑब्जेक्ट इज शॉट विद द सेम वेलोसिटी। अच्छा, इट कैन ट्रेवल, अब की बार डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करा, x2। तो x1 और x2 का हमें रेशियो चाहिए। कैसे करेंगे, पहले एक इंक्लाइन प्लेन बनाया, उस इंक्लाइन प्लेन का ये एंगल रखा हमने 60 डिग्री, और यहाँ से एक ऑब्जेक्ट को शॉट किया, और कितनी स्पीड से शॉट करा, v से, और ये कुछ दूर आगे गया, x1 डिस्टेंस आगे गया और ये रुक गया। यहाँ पर आकर इसकी वेलोसिटी क्या हो गई, 0। बोलो, है ना? तो ये यहां तक आकर रुक गया, यानी स्टॉपिंग डिस्टेंस है, और फ्रिक्शन है नहीं, स्मूथ बोला है उसने। अच्छा बताओ, जब ऐसे कोई भी बॉल ऊपर की तरफ चलती है तो एक्सेलरेशन कहां लग रहा होगा, नीचे। और इंक्लाइन प्लेन पे जो एक्सेलरेशन लगता है, इंक्लाइन प्लेन पे जो नीचे की तरफ फोर्स लगता है वो होता है mg sin थीटा। याद आया कुछ? इंक्लाइन प्लेन पर नीचे की तरफ, भाई एक बात बताओ, जी कहां काम करता है, नीचे।
तो इधर जी का एक कंपोनेंट काम करेगा ना, और अगर ये एंगल थीटा होगा तो जी का इधर कंपोनेंट जो आएगा वो होगा जी साइन थीटा। तो यहां पर जो फोर्स लग रहा है, जो एक्सेलरेशन लग रहा है वो नीचे की तरफ लग रहा है, और वो कितना है, जी साइन थीटा। तो बताइए क्या आप स्टॉपिंग डिस्टेंस ये बता सकते हैं? बिल्कुल बता सकते हैं। मोशन की इक्वेशन देखो, फाइनल स्पीड इज इक्वल टू इनिशियल स्पीड का स्क्वायर प्लस 2as होता है कि नहीं होता है? तो फाइनली क्या हो गया, 0। इनिशियल में क्या मान लिया, v। आपको रिटार्डेशन पता ही है कितना है, जी साइन थीटा। थीटा की वैल्यू गिवन है हमारे पास। तो देखो मैं लिख देता हूं इसको, फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी v स्क्वायर माइनस माइनस क्यों, क्योंकि इसको g जो लग रहा है वो नीचे की तरफ लग रहा है। तो g की वैल्यू कितनी है, 2a, और a में g की वैल्यू कितनी है, g साइन 60 डिग्री, और चला कितना, x1। तो बताओ भाई x1 की वैल्यू कितनी आ गई, v स्क्वायर बाई 2g साइन 60, ये वैल्यू आ गई। अगली बार इंक्लाइनेशन कितना कर दिया गया, 30 डिग्री। सब कुछ सेम रखा, इनिशियल स्पीड भी सेम रखी, सब कुछ सेम रखा। तो भाई अगली बार x2 चला तो x2 की वैल्यू कितनी आएगी, v स्क्वायर बाई 2g, बस साइन 60 के बजाय साइन 30। इनका ले लो रेशियो, किसका रेशियो बोला, x1 रेशियो x2 बोला ना उसने, क्या आएगा बताओ जरा। ये टर्म अपना जो नीचे है ये कहाँ चला जाएगा, ऊपर। तो साइन 30 चला गया ऊपर, साइन 30 होता है 1/2 और साइन 60 होता है √3/2। तो क्या बना, 1/√3। दिस इज द रिजल्ट। सिंपल सा अपने को ध्यान रखना था, इंक्लाइन प्लेन पे अगर किसी बॉडी को अपने को ऊपर की तरफ फेंका गया है तो उसको नीचे की तरफ एक्सेलेरेशन लगेगा और वो होगा जी साइन थीटा, और यही एक्सेलेरेशन उसको आगे चलकर रोक देगा। तो बड़ा आसान सा सवाल था आपके सामने, 1/√2। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, पोजीशन वेक्टर ऑफ पार्टिकल, आर वेक्टर की वैल्यू दी गई हमें, है ना, द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। तो भाई अगर हमें पोजीशन वेक्टर आप दे दो और हमसे वेलोसिटी वेक्टर पूछो तो मैं बड़ा सिंपल तरीके से बता सकता हूं कि सर वेलोसिटी वेक्टर होता है पोजीशन वेक्टर का डिफरेंशिएशन। आ जाओ कर देते हैं डिफरेंशिएट, फिर एनालिसिस करते हैं इसका। करिए डिफरेंशिएट, ये बनेगा a, साइन का हो जाएगा कॉस, और माइनस होता है तो ये बनेगा -a, और साइन का होता है कॉस, और ओमेगा टी का करेंगे फिर से, टाइम के रिस्पेक्ट में करना है तो ओमेगा आ जाएगा बाहर। तो ये बनेगा a ओमेगा साइन ओमेगा टी, और आई कैप वैसे ही लगा दीजिए आप। अगला डिफरेंशिएट करिए, तो अगला बनेगा a ओमेगा, और साइन का क्या होगा, कॉस, तो ये बनेगा a ओमेगा कॉस ओमेगा टी, और साथ क्या लिखा है, जे कैप। ये देखो ऐसे लिख दिया हमने इसको, है ना। ये रहा मेरा वेलोसिटी वेक्टर। अगर आप इसको ध्यान से देखो और थोड़ा सा एनालिसिस करो तो वेलोसिटी वेक्टर और पोजीशन वेक्टर में देखो, इसमें पहला टर्म पॉजिटिव है, इसमें पहला टर्म नेगेटिव है, इसमें दूसरा टर्म भी पॉजिटिव है, इसमें दूसरा टर्म भी पॉजिटिव है। अगर आप इनका डॉट प्रोडक्ट कर दो, देखो जरा करके देख लो एक बार, आई का प्रोडक्ट करो और आप जे का प्रोडक्ट करो, करना जरा। ये टर्म प्रोडक्ट होंगे, ये टर्म और ये टर्म प्रोडक्ट में आएंगे, एक वैल्यू आएगी पॉजिटिव और एक वैल्यू आएगी नेगेटिव, और अल्टीमेटली ये बन जाएगा, अगर आप आर वेक्टर और वी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कर दें, दोबारा लिख देता हूं इसको, अगर आप इनका डॉट प्रोडक्ट कर दें तो आपको मिलेगा 0। बोलो करके देखो, देखो थोड़ा सा एनालिसिस आपको करना पड़ेगा क्वेश्चन देखकर, डायरेक्शन देखने के लिए। और दो वेक्टर का अगर डॉट प्रोडक्ट आपस में 0 आ रहा है तो जरूर आपस में परपेंडिकुलर होंगे। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, डायरेक्टेड टूवर्ड्स ऑरिजिन, डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द ऑरिजिन, पैरेलल टू पोजीशन वेक्टर, इसके पैरेलल तो है ही नहीं, सेम डायरेक्शन कहाँ है देखो, परपेंडिकुलर टू द पोजीशन वेक्टर, यानी वी वेक्टर और आर वेक्टर आपस में कैसे हैं, परपेंडिकुलर हैं। आसान था ना, हो गया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, 2023 में क्वेश्चन आया था, पढ़ लेते हैं क्वेश्चन। अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड with initial velocity 150 मीटर पर सेकेंड, द रेशियो ऑफ वेलोसिटी आफ्टर 3 सेकेंड 5 सेकेंड इज गिवन, और आपको वैल्यू चाहिए x की। आसान सवाल था, ट्राई करते हैं। एक बॉल लेते हैं और उसको ऊपर की तरफ फेंक देते हैं, कितनी स्पीड से, 150 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से फेंकते हैं, और 3 सेकेंड बाद उसकी वेलोसिटी लिखनी है। देखो जरा, वही कह रहा है 3 सेकेंड और 5 सेकेंड में वेलोसिटी लिखनी है। तो भाई जब 3 सेकंड में वेलोसिटी लिखेंगे, 3 सेकंड में मान लो यहाँ कहीं आ गया और मेरे को वेलोसिटी लिखनी है, तो मैं कैसे लिखूंगा,
फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो लिख देते हैं फटाफट 150, और एक्सेलेरेशन क्या ले लें, g माइनस की तरफ है ना, नीचे की तरफ, तो माइनस जी टी, और ये कितना है 3 सेकेंड, तो ये बना जाके 120। ऐसे ही देखो 5 सेकेंड पे लिखते हैं 150 माइनस 10 इंटू 5, तो कितना आ गया 100। अगर आप इनका रेशियो ले लो, यानी 3 सेकेंड और 5 सेकेंड की वेलोसिटीज का अगर हम रेशियो ले लें, तो रेशियो बनेगा 1/120/100, यानी ये बन गया जाके 6/5। और ये किसके बराबर आ रहा है, ये आ रहा है x + 1 डिवाइड बाई एक्स, ऐसा क्वेश्चन कह रहा है। तो देखो जरा क्रॉस प्रोडक्ट कर दो, तो ये कितना बना 6x इज इक्वल टू 5x + 5, तो x इज इक्वल टू आ गया 5। ये रहा अपना रिजल्ट, आ गया अपना आंसर। तो बेहद आसान था, सिंपल फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन आया हुआ था और हमने इसको कर दिया। क्वेश्चन नंबर 15, क्या है क्वेश्चन, एक वीटी ग्राफ है आपके सामने और आपको रेशियो चाहिए डिस्टेंस टू डिस्प्लेसमेंट इन 25 सेकेंड। आया हुआ क्वेश्चन है, ये आपके सामने एक ग्राफ दिया गया है। तो अगर आप कॉन्सेप्ट रिकॉल करो तो याद है आपको हमने क्या लिखाया था, एक्स टी, वी टी, ए टी। बोलो, ऊपर की तरफ अगर आप एरो लगा दो तो ये किसका कॉन्सेप्ट है, एरिया का। यानी वीटी ग्राफ का एरिया हमें डिस्प्लेसमेंट की जानकारी देता है। और भाई अगर मैं सारे के सारे एरिया जोड़ दूं तो डिस्टेंस की जानकारी होगी। बड़ा सिंपल सा है, आपको केवल और केवल एरिया लिखना है और आपको जानकारी मिल जाएगी। आ जाओ लिखते हैं फटाफट एरिया इसका, है ना। यहां देखो इसका एरिया, इस ट्रायंगल का एरिया देखो, एरिया अंडर ग्राफ। तो अगर आप इस ट्रायंगल का एरिया देखोगे तो हाफ बेस इंटू हाइट, तो इसका एरिया बन गया हमारे पास 25। इसका एरिया देख लो जरा, ये जो पार्ट है इसका एरिया देखते हैं, इसका एरिया कितना होगा, इसका एरिया होगा 5 ये है और 10 ये है, तो ये हो गया 50। यहाँ देखो, यहाँ जो एरिया है वो पूरा ये एरिया आपको देखना है। इसमें क्या आता है, इसमें आता है ट्रायंगल भी है और ये रेक्टेंगल भी है। तो जो ट्रायंगल है इसका एरिया है 25 और जो रेक्टेंगल है उसका एरिया है 50। यहाँ पर देखो जरा, इस ट्रायंगल का एरिया देखें सभी लोग, इस वाले ट्रायंगल का इसका एरिया देखें अगर आप, तो इसका एरिया मिलेगा हाफ बेस इंटू हाइट, तो ये 5 और ये है 20, तो 5 इंटू 10 बनेगा, तो ये बन गया 50। और इसका एरिया जो बनेगा वो बनेगा -50। ये देखो, तो हमने सबके एरिया लिख दिए। अब अगर आप सबके एरिया मैग्नीट्यूड वाइज जोड़ दो तो डिस्टेंस मिलती है। तो सबसे पहले हम डिस्टेंस देख लें। देखो जरा, यहां डिस्टेंस हम देखते हैं और डिस्टेंस में हमें सारे एरिया जोड़ने हैं। तो देखो कितना हुआ, 50, 50, 100 और ये 100, 200 और ये 250, तो ये बना जाके 250। और फिर हम देखेंगे डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा, सबको जोड़ो, ये जोड़ा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट में साइन ध्यान रखते हैं। डिस्प्लेसमेंट में और डिस्टेंस में इतना ध्यान रखना, डिस्प्लेसमेंट में जिसका जो साइन है वो लेते हैं और डिस्टेंस में सब प्लस करके लिखने होते हैं, मैग्नीट्यूड लिखने होते हैं सबके। तो ये -50 + 50 खत्म हो गया। यहाँ ये हुआ 100 और ये 50, तो कितना बना जाके 150। और हमको चाहिए रेशियो, तो 250 डिवाइड बाई 150, ये बना 5/3 और आ गया अपना करेक्ट ऑप्शन। आसान था ना, ऐसा क्वेश्चन आ चुका है अभी, है ना, आया हुआ क्वेश्चन है आपका ये।